हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज हम अपनी जो मेनली बुक है एनसीईआरटी की फ्लेमिंगो, उसका लेसन 2 पढ़ेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग वाला लेसन है, वो पढ़ेंगे, खोया हुआ बसंत। तो लेट्स गो ऑन आवर लेसन। हम अपने लेसन की ओर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया हुआ बसंत। अनीश जंग, इसकी जो राइटर हैं वो अनीश जंग हैं। पहले अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं, अनीश जंग के बारे में अध्ययन करते हैं पहले थोड़ा बहुत। देखिए, अनीश जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad। फर्स्ट लाइन है ये आपकी। अनीश जंग का जन्म, अनीश जंग was born in Rourkela 1964। अनीश जंग का जो जन्म है वो राउरकेला में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। तो यही है फर्स्ट जो लाइन है, इसका हिंदी ट्रांसलेट यही है। अनीश जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड और स्पेंट यानी बिताया, हर चाइल्डहुड, हर किसके लिए आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? हर है। सी का इसका मतलब क्या है कि ये जो राइटर है वो फीमेल है, ये मतलब है अनीश जंग। तो उसने अपना जीवन बिताया। स्पेंट हर चाइल्डहुड, उसने अपना जीवन बिताया। एंड एडोलसेंस, और अपनी जो एडोलसेंस का मतलब जो किशोरावस्था होती है उसको एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस का मतलब हो गया आपका किशोरावस्था। आप साथ के साथ लिखते जाना इसको। एडोलसेंस का मतलब है किशोरावस्था। किशोरावस्था इसको बोलेंगे एडोलसेंस। किशोरावस्था को बोलते हैं एडोलसेंस। और दोबारा देखिए लाइन का अर्थ। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उसने अपना जीवन बिताया, अपना उसका जो चाइल्डहुड का मतलब बचपन, एंड एडोलसेंस किशोरावस्था को बोलते हैं, मतलब उसका जो बचपन और किशोरावस्था है वो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में बीता। सी आ गया ना, ये मैं कह रहा था कि ये जो फीमेल है, ये जो राइटर है, सी रिसीव्ड हर एजुकेशन मतलब उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन हैदराबाद में उसने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। हर पेरेंट्स वर बोथ, हर पेरेंट्स, हुज पेरेंट्स? अनीश जंग्स पेरेंट्स। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, वर बोथ राइटर्स यानी उसके माता और जो पिता हैं दोनों ही क्या थे? लेखक थे। अनीश जंग बिगेन हर कैरियर, अनीश जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीश जंग ने भी इन इंडिया, यहाँ ध्यान दीजिए, इन इंडिया भारत में अपने कैरियर की शुरुआत, अनीश जंग ने भी अपने कैरियर की शुरुआत है वो भारत से ही की, एक लेखिका के रूप में। सी हैज़ बीन एन एडिटर यानी वह एक संपादक रही, एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, और जो मेजर न्यूज़पेपर्स यानी पर मेजर का मतलब होता है प्रमुख जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, समाचार पत्रों की के कॉलमनिस्ट भी रहे हैं वो, इन इंडिया भारत में। एंड एब्रोड का मतलब होता है विदेश। क्या मतलब होता है? विदेश। तो एब्रोड विदेश को बोलते हैं।
जो फॉरिजन होता है, जो फॉरिजन कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं विदेश। उसको क्या बोलेंगे? विदेश। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई पुस्तकें हैं वो ऑथर्ड की, उन्होंने प्रकाशित की, और कई जो पुस्तकें हैं वो ऑथर्ड की, प्रकाशित की। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। देखिए लाइन को ध्यानपूर्वक समझना। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, मतलब जो आपके सामने जो आने वाला जो तथ्य है, फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड, यानी उसी की पुस्तक का शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। स्प्रिंग का मतलब वैसे कूदना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बसंत। बसंत कूदना अर्थ नहीं है। चैप्टर का नेम था लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, खोया हुआ बसंत। तो उसी के शीर्षक से था जो एक स्टोरीज है स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है? तो सीधी सी बात है कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये इसकी एक बुक का नाम है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इससे लिया गया है। हियर शी एनालाइसेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी and traditions which condemn these children to a life of exploitation। समझिए लाइन का अर्थ। एक्सप्लॉयटेशन, पहले देखिए एक्सप्लॉयटेशन किसको बोलते हैं? शोषण। क्या मतलब होता है? शोषण। शोषण करना इसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। पॉवर्टी किसको बोलेंगे? लिखते जाना। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी या दरिद्रता। गरीबी या दरिद्रता, ये पॉवर्टी का मतलब होता है। ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस का मतलब होता है परंपरा। परंपरा इसको बोलते हैं ट्रेडिशंस, परंपरा। तो देखिए आइए लाइन को समझते हैं। हियर सी एनालाइसिस, यानी यहाँ पर वो विश्लेषण करती है। यहाँ पर क्या करती है? वो एनालाइसिस करती है, विश्लेषण करती है। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी बढ़ती हुई जो गरीबी की हालत है, बढ़ती हुई जो गरीबी की हालत है उसका विश्लेषण करती है। एंड ट्रेडिशंस, और परंपराएं, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन, जो विच कंडेम दीज चिल्ड्रन, जो इन बच्चों के प्रति निंदा करती हैं। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक जीवन के शोषण की जो ओर ले जाती हैं, ऐसी कहानी वह हमें बताती है। देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार, इसका रिवाइज बता देता हूँ, अच्छी तरह से समझना। अनीस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ था, ये बताया था। जो फर्स्ट वाली जो लाइन है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको, रिवाइज की ओर चलते हैं। देखिए अनीस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला, इस लाइन का अर्थ बताया था। अनीस जंग का जन्म है वो राउरकेला में हुआ। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उसने अपना जीवन बिताया, और अपनी किशोरावस्था का समय है वो हैदराबाद में ही बिताया था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उसने अपनी जो शिक्षा है हैदराबाद से प्राप्त की, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी वह पढ़ी थी या शिक्षा ग्रहण की थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, मतलब उसके माता पिता दोनों ही क्या थे? लेखक थे। अनीस जंग बिगेन, अनीस जंग ने शुरुआत की हर कैरियर, अपने कैरियर की, एज ए राइटर, एक राइटर के रूप में, लेखिका के रूप में, इन इंडिया, भारत में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट, यानी वो एक संपादक रही है प्रमुख जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं उनकी, इन इंडिया, भारत में, एंड एब्रोड, और विदेश में।
तो एब्रोड का मतलब अभी बताया था विदेश। एंड हैज ऑथर्ड, और कई पुस्तकें हैं वो प्रकाशित की, ऑथर्ड की। वैसे ऑथर का मतलब लेखक होता है, लेकिन ऑथर्ड है ये। तो एंड हैज ऑथर्ड, और कई जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित कर चुकी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट, और जो आने वाला जो तथ्य है उसकी की बुक शीर्षक से लिया गया है, जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है, जो लॉस्ट स्प्रिंग वाला जो चैप्टर है। हियर सी एनालिसिस, अब ये प्रमुख मेजर लाइन है इसकी। हियर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी बढ़ती हुई दरिद्रता का वर्णन करती है, और ऐसी परंपराएं जो बच्चों को निंदा की ओर ले जाती हैं और उनके शोषण के प्रति, जीवन में उनका जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, उनके प्रति ले जाती हैं। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये तो था अपना जो राइटर का एड्रेस वगैरह था, अबाउट द राइटर, अबाउट द ऑथर पढ़ा हमने। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप पढ़ना चैप्टर को। देखिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स यानी कभी कभी, आई फाइंड ए रूपी यानी मुझे 1 रुपया मिल जाता, इन द गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है वेस्ट। क्या मतलब होता है? वेस्ट यानी कचरा, जिसको बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो? कचरा। वेस्ट बोल सकते हो इसको आप, कचरा। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभी है वो मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, या इंग्लिश में बोले तो वेस्ट है। आगे नेक्स्ट लाइन देखिए। वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। यहाँ तक देखिए पहले आप इसका। Why do you do this? Why यानी क्यों, do you do this कि आप ऐसा क्यों करते हो। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सामने कि आप ऐसा क्यों करते हो। जो भी मीनिंग्स रहेंगी वो मैं उनका अर्थ लिखते जाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए। ध्यान दीजिए। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब को पूछा। whom आई एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना। क्या मतलब होता है? सामना करना या सामना होना। whom आई एनकाउंटर, जिससे कि मेरा सामना होता था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। डंप्स का मतलब है यहाँ पर ढेर। क्या मतलब है? ढेर। इसको बोलते हैं डंप्स। और स्क्राउंजिंग, तो स्क्राउंजिंग का भी अर्थ बताएंगे आपको, अभी लिखेंगे। खोजबीन करना। क्या मतलब होता है? खोजबीन करना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। देखिए यहाँ से आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब को पूछा। whom आई एनकाउंटर, जिसका मेरे से सामना होता था प्रत्येक सुबह को खोजबीन करते हुए। फॉर गोल्ड यानी, फॉर गोल्ड यानी सोने के लिए। इन द गार्बेज कचरे में। डंप्स ढेर। ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस के, यानी मेरे पड़ोस के जो कचरे के जो ढेर थे उनमें सोने के लिए या पैसों के लिए, गोल्ड का मतलब मनी भी हो सकता है यहाँ पर, पैसे के लिए खोजबीन करते हुए मेरा उनसे हमेशा मुठभेड़ होती थी या सामना होता था। दोबारा सुन लेना इस लाइन का अर्थ।
आई आस्क साहेब, आई आस्क साहेब whom I एनकाउंटर, मतलब मैंने साहेब से पूछा, जो कि हमारा आमना सामना होता था, एनकाउंटर होता था प्रत्येक सुबह को हमारे पड़ोस के जो कचरे के डंप्स लगे हुए थे, ढेर लगे हुए थे, डंप्स लगे हुए थे, उनमें हमेशा आमना सामना होता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब लेफ्ट हिज होम यानी साहिब ने अपना घर छोड़ दिया, लॉन्ग एगो लंबे समय पूर्व, यानी लंबे समय पूर्व, बहुत लंबे समय पहले उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स, और हरे भरे खेतों में रहने लगे, ऑफ ढाका, ढाका में। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसे अपने घर की थोड़ी सी भी याद नहीं है, थोड़ी सी भी याद नहीं है। देर वर मैनी स्टॉर्म्स, देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, ये जो स्वेप्ट अवे इसका अर्थ है बहा ले गए या बहा कर ले गए, लिख सकते हो आप, बहा ले गए। स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स, दियर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। देखिए लाइन का अर्थ, यानी अभी बताया, पीछे की लाइन पर चलिए। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसे अपने घर की थोड़ी सी भी याद नहीं है। देर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर कई तूफान आए थे, दैट जो कि स्वेप्ट अवे बहा कर के ले गए, दियर फील्ड्स उनके खेतों को, एंड होम्स और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती है। तो ये देखिए कि वो जो गार्बेज वगैरह है, कचरा है, उसको क्यों, उसकी खोजबीन क्यों करने लग गए, तो यही रीज़न है इसका कि कई तूफान आए थे जो उनके घरों को और खेतों को स्वेप्ट अवे कर लिए, यानी बहा करके ले गए। ये उसकी जो मदर है वो बताती है। दैट इज वाई दे लेफ्ट, इसीलिए जो कि उन्होंने ये छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहर में ये पैसे देखने के लिए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वह रहता है। वेयर, जहाँ ही नाउ यानी वह अब लिव्स रहता है। तो ये भी एक रीज़न है इसका कि दैट इज वाई, वह इसलिए कि उसने छोड़ दिया अपना घर, लेफ्ट कर दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड यानी पैसे देखने के लिए, इन द बिग सिटी बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स जहाँ पर वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ये देखिए जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ नहीं है। ही मटर्स यानी वह बुदबुदाता है, ही मटर्स यानी वह बुदबुदाता है। लुकिंग अवे यानी दूर की ओर देखते हुए। फिर देखिए गो टू स्कूल कि स्कूल चले जाओ, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल यानी स्कूल चले जाओ। आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। देखिए अर्थ निकालते हैं इसका। आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। आई से ग्लिबली मैंने प्रसन्नता से कहा, आई से ग्लिबली प्रसन्नता से कहा, रियलाइजिंग इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से, रियलाइजिंग इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से ये महसूस करते हुए, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड कि होलो का मतलब होता है छिछली या खोखली, छिछली या खोखली। तो यहाँ आवाज़ के लिए है तो ये खोखली अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा, खोखली अर्थ होगा, खोखली। तो ध्यान दीजिए, मैंने
प्रसन्नतापूर्वक ये महसूस करते हुए कहा, इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से, हाउ होलो द एडवाइस कि उसकी सलाह है वो कितनी खोखली, मस्ट साउंड सुनाई दी जानी चाहिए, यानी उसकी आवाज़ में कितनी खोखली सलाह है वो सुनाई दी जानी चाहिए। अब देखिए वो जो देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, नेबरहुड यानी जो पड़ोस होता है उसको क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड यानी वहाँ कोई भी विद्यालय नहीं है। देयर वहाँ, इज़ नो नहीं है, स्कूल विद्यालय, इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में, यानी मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन जब वे एक को बनाते हैं या बना लेंगे, आई विल गो मैं चला जाऊंगा। तो व्हेन दे बिल्ड वन जब वे एक को बना लेंगे, आई विल गो मैं चला जाऊंगा। देखिए रिवाइज करते हैं इसको, एक बार फिर से बताता हूं। देखिए समटाइम्स, ये फर्स्ट लाइन थी, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज में मतलब कचरे में 1 रुपया मिल जाता। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहिब, मैंने साहिब को पूछा। whom आई एनकाउंटर, जिससे मेरा सामना होता। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को। स्क्राउंजिंग यानी कचरा बीनते हुए। फॉर गोल्ड, पैसे के लिए। इन द गार्बेज डम्प्स यानी जो कचरे के जो ढेर हैं। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और ढाका के हरे भरे खेतों में रहने लगे। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसे अपने घर की थोड़ी सी भी याद नहीं है। देर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर कई स्टॉर्म्स आए थे, तूफान आए थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा करके ले गए। दियर फील्ड्स एंड होम्स, उनके घरों को और फील्ड्स, खेतों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने लेफ्ट कर दिया, वहाँ से छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, पैसे की तलाश के लिए। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वह अब वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव नथिंग एल्स टू डू यानी मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, दूर की ओर देखते हुए। गो टू स्कूल, विद्यालय चले जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने प्रसन्नतापूर्वक ये महसूस करते हुए कहा, तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली, कि उसकी जो आवाज़ है वो कितनी खोखली है। देर इज़ नो स्कूल, वहाँ कोई भी स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। वह कहता है, वैन दे बिल्ड वन, जब वे बनाते हैं एक को। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। आगे देखते हैं। If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? देखिए, इफ़ आई स्टार्ट, अगर मैं शुरू करूं एक स्कूल, एक विद्यालय। विल यू कम, क्या तुम आओगे। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल को स्टार्ट करूं, शुरू करूं, तो क्या आप आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, आई आस्क हाफ जोकिंग यानी मैंने थोड़े मजाक में कहा। यस, हाँ। ही सेज, उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली यानी खुल करके मुस्कुराते हुए। स्माइलिंग यानी मुस्कुराहट होती है, और ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब खुल करके। खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। आई सी हिम, मैंने उसे देखा। रनिंग अप टू मी, मेरी ओर दौड़ते हुए। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका जो विद्यालय है वो रेडी है।
कौन कहता है? वो बच्चा कहता है कि क्या आपका जो विद्यालय है वो रेडी है, तैयार है। तो वो बच्चा कह रहा है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से। देखिए, इट टेक्स लॉन्गर यानी ये लंबा समय लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल यानी एक विद्यालय बनाने में, आई से मैं कहता हूँ। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, एक वादा, प्रोमिस का मतलब जानते हो सभी, वादा। एम्ब्रेस्ड यानी सहानुभूति, क्या मतलब होता है? सहानुभूति, एम्ब्रेस्ड। जो सहानुभूति होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रेस्ड। ऐसे एम्ब्रेस्ड मैंने सहानुभूति पूर्वक कहा, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस एक वादा करते हुए, दैट वाज नॉट मीन जिसका मतलब ये नहीं था। मतलब यहाँ जो लेखिका है उसका मतलब ये है कि वो रियली स्कूल नहीं बनाना चाहती थी, केवल उसने उसको बताया था। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरी तरह ये वादा, abound in every corner of his bleak world, of his bleak world, but promise is like mine, लेकिन मेरी तरह ये वादा था, abound in every corner जो कि प्रत्येक कोने में बंधा हुआ है, of his bleak world यानी उसके इस छोटे से अपार संसार में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम यानी कई महीनों के बाद, ऑफ नोविंग हिम उसे जानने पर, आई आस्क्ड हिम मैंने उससे पूछा, हिज नेम उसका नाम, साहिब ए आलम, साहिब ए आलम यानी उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। जो राइटर है उसने बताया, अपना नाम बताया, साहिब ए। आई नो, आई आस्क हिम मैंने उससे पूछा, हिज नेम उसका नाम, तो उसने बताया क्या? साहिब ए आलम। ही अनाउंसेज वह कहता है या घोषणा करता है। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यूज इट्स मीनिंग यदि वह इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स बोलते हैं ब्रह्मांड को, किसको बोलते हैं? ब्रह्मांड को। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो ही वुड हैव ए हार्ड, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो संसार का जो अपना ब्रह्मांड का जो मालिक है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग कि उसे भी विश्वास करने में समय लगे जाता। मतलब ये कहना चाह रहा है इस लाइन में, ये दोबारा समझिए। लॉर्ड का मतलब जानते हो भगवान होता है, ईश्वर होता है लॉर्ड, और ये जो यूनिवर्स है इसका मतलब ब्रह्मांड होता है, इसको बोलते हैं बिलीविंग यानी विश्वास करना। तो ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, इट या नेम के लिए आ रहा है, वह नहीं जानता इसका साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग यदि वह इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी तो भगवान एक संसार का मालिक ही समझता, अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक समझता, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे इसमें समय लगता कठिनता से विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, वह असावधान था कि उसका नाम है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स यानी वह गलियों में भटकता है। ही रोम्स यानी वह भटकता है, द स्ट्रीट्स गलियों में, तो रोम्स का मतलब है भटकना, इसको बोलेंगे रोम्स। ही रोम्स द स्ट्रीट्स गलियों में विथ हिज फ्रेंड्स यानी वह अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज यानी एक सेना में जिस प्रकार से जो बेयरफुट बॉयज यानी जो नंगे पांव वाले जो लड़के होते हैं, बेयरफुट का मतलब है नंगा, बॉयज लड़के, हूँ अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स जो कि प्रातःकाल की पक्षी की तरह प्रतीत होते हैं। अपीयर यानी दिखाई देते हैं, अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह जो पक्षी की तरह, एंड डिसअपियर एट द नून और दोपहर को क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं।
देखिए अगर कोई लाइन का अर्थ नहीं आए तो बेयर फुट का मतलब अभी बताया आपको नंगा, क्या अर्थ है नंगा, यानी विदाउट स्लीपर्स एंड शूज, समझ गए, विदाउट स्लीपर्स एंड शूज, यानी ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में, उसके मित्र भी ऐसे ही थे जैसे कि सेना में जो लड़के हैं वो नंगे पांव घूमते हैं। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह के पक्षी की तरह दिखाई पड़ता कुछ समय के लिए, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को क्या हो जाता, डिसअपियर हो जाता, गायब हो जाता। ओवर द मंथ्स, यानी महीने गुजरने के बाद में, ओवर का मतलब पूरा है यहाँ पर, यानी महीने पूरे हो जाने के बाद में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, टू रिकॉग्नाइज, पहचान करने के लिए, ईच ऑफ देम, यानी महीनों बाद भी मुझे उन सब की क्या है, रिकॉग्नाइज है, पहचान है, उन सब लड़कों की क्या है, पहचान है, महीनों बाद में। रिवाइज कर देता हूँ एक बार से फिर से। तो रिवाइज में आसानी से पढ़िए आप इसको, एक बार दोबारा से दोहरान कर देता हूँ। इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल, यदि मैं स्कूल चालू करूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे, आई आस्क, हाफ जोकिंग, मैंने थोड़े मजाक में पूछा, यस हाँ, ही सेज, उसने कहा, स्माइलिंग ब्रॉडली, खुलकर मुस्कान देते हुए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, उसने कहा कि क्या आपका जो विद्यालय है वो रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर, यानी ये लंबा समय लेता है, लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल को बनाने में। आई से, मैं कहता, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड, थोड़ी सहानुभूति लेते हुए, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, और एक ऐसा वादा करते हुए, दैट वाज नॉट मीन, जिसका मतलब ये नहीं था, बट प्रोमिजेज लाइक माइन, लेकिन ये जो वादे थे वो मेरी तरह प्रत्येक संसार के कॉर्नर में बंधे हुए थे, इस विस्तृत संसार के। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग, यानी कई महीनों बाद में जानने के लिए, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे अपना नाम पूछा तो उसने बताया साहिब आलम। ही अनाउंसेज, वह कहता है, यह घोषणा करके कहता है कि मेरा नाम क्या है, कि साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह यह नहीं जानता था कि क्या इसका मतलब है, वो क्या था। इफ़ ही न्यू, यदि वह जानता तो अपने आप को लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स समझता, ब्रह्मांड का जो भगवान है ब्रह्मांड में वो ही मानता। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसने विश्वास करने में थोड़ा कठिन समय लगा। यू अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, और अनअवेयर यानी अचेत या असावधानी में, ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी उसका नाम है, इसका प्रतिनिधित्व है, वो किसने कैसे किया। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, यानी वह तो लड़कों के साथ में भटकता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, एक सेना के जो लड़के जवानों की तरह। वो अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि ये जो लड़का है वो सुबह सुबह, मतलब जब वो कचरा है उठाने के लिए आता था तो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखाई पड़ता था। एंड डिसअपियर, और गायब हो जाता, एट नून, दोपहर को। ओवर द मंथ्स, महीने बीतने के बाद में। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी मैं उन्हें उनकी पहचान करने के लिए आता। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Why are you not wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. Why are you not wearing chappals? ये देखिए डायरेक्टर ने ये जो why are not you wearing chappals, ये जो राइटर है, ऑथर है, इसने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया, चप्पल्स। समझ गए? तो ये कोई अलग वर्ड नहीं है। चप्पलें
क्या अर्थ है इसका? चप्पलें। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, मतलब ये कोई रीज़न पूछा है। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, कि आप चप्पलें क्यों नहीं पहने हुए हो या क्यों नहीं पहनते हो। तो वाई आर नॉट यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक को पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। शेल्फ का मतलब है ताक। क्या मतलब है? ताक। शेल्फ का मतलब है ताक। ताक जानते होंगे आप। ताक, शेल्फ का मतलब। ही आंसर सिंपली, यानी वह सरलता से जवाब देता है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, देखिए अर्थ समझिए। तब वह क्या उत्तर देता है कि मेरी माता है वो उन्हें नीचे नहीं लाती फ्रॉम द शेल्फ, ताक से, यानी ताक से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर सिंपली, वह सरलता से जवाब देता है। इवन इफ शी डिड, यदि वह ताक से नीचे उतारती, ही विल थ्रो दैम ऑफ, यानी वह उन्हें फेंक देता। एड्स अनोदर, दूसरों की सहायता करने के लिए। ये जो एड, ये एड्स अनोदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। देखिए दोबारा अर्थ इस लाइन का। इवन इफ शी डिड, अगर वह ऐसा करती, ही विल थ्रो दैम ऑफ, वह उन्हें फेंक देता। एड्स अनोदर हु इज वियरिंग शूज, कि जो जूते पहने हुए लड़के थे उनसे वो मैच नहीं करते थे। उसकी जो चप्पलें थी वो जूतों से मैच नहीं करती थी, इस कारण से वह उन्हें क्या कर देता था? फेंक देता था। व्हेन आई कमेंट ऑन, जब मैंने उस पर टिप्पणी की, इस पर टिप्पणी की। ही सपल्स हिज फीट, यानी वह अपने पाँव घसीटता है, उठा करके पटकता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, सेज कहता है, ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओवन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। ओवन्ड पेयर ऑल हिज लाइफ, ऑल हिज लाइफ। देखिए, आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़की की ओर मतलब इशारा करते हुए वो कहता है, हु हैज़ नेवर ओवन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको अपनी पूरी लाइफ में एक जोड़ी भी उसने स्वयं को नहीं मिली, कभी नहीं मिली। पेयर का मतलब जोड़ी, और ऑल हिज लाइफ। आगे देखिए, जो ये वो जो वर्ड है इस पर फोकस कीजिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी देश के पार यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने लड़कों को पैदल चलते हुए देखा है। मतलब आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है। वॉकिंग बेयरफुट, यानी नंगे पाँव चलते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यानी ये पैसों की लेक नहीं है। लेक का मतलब है कमी। क्या मतलब है? कमी, यानी ये पैसों की कमी नहीं है। बट ए ट्रेडिशन, लेकिन ये एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, एक ट्रेडिशन अभी बताया था, परंपरा अर्थ होता है। ये एक ट्रेडिशन है। टू स्टे यानी बेयरफुट, यानी नंगे पाँव रहने की वहाँ पर एक परंपरा बनी हुई है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, उनमें से एक ने समझाया। एक लड़का है वो क्या करता है? समझाता है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल
परपेचुअल का मतलब होता है सतत, कंटिन्यूसली, सतत या लगातार, इसको बोलेंगे परपेचुअल। स्टेट का मतलब है यहाँ पर स्थिति है, स्टेट का मतलब क्या है, स्थिति है। पॉवर्टी अभी पहले बता चुका, दरिद्रता। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि ये आश्चर्य है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आश्चर्य होता है कि नियमित रूप से जो ये गरीबी बनी हुई है उसको एक्सप्लेन करने में, समझने में। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। ए मैन फ्रॉम उडीपी, क्या है ये, उडीपी, उडीपी है। वंस टोल्ड मी, देखिए ये क्या बता रहे हैं इस लाइन में, आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक स्टोरी याद है, कहानी याद है एक व्यक्ति की, जो कि उडीपी में एक बार उसने मुझे बताई थी, यानी उडीपी का रहने वाला था वो व्यक्ति, तो उसने मुझे ये बताई थी, सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी एक युवा लड़के के रूप में ही वुड गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी एक प्राचीन मंदिर के पास से होकर के वो गुजरता था या चला जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रेस्ट, जहाँ पर उसके जो पिताजी हैं वो क्या थे, प्रेस्ट थे, यानी पादरी या पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, यानी वह संक्षिप्त समय के लिए आता है, थोड़े समय के लिए, संक्षिप्त। वेयर हिज फादर वाज ए प्रेस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी हैं वो एक प्रेस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, यानी वह संक्षिप्त समय के लिए या थोड़े समय के लिए वहाँ रुकता, एट द टेम्पल, मतलब उस मंदिर पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वहाँ प्रार्थना करता, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, यानी जूतों की जोड़ी प्राप्त करने के लिए वह क्या करता, प्रार्थना करता। 30 years लेटर, यानी 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, यानी मैं उस कस्बे में घूमने गया, एंड द टेम्पल, और जो मंदिर, विच वॉज नाउ ड्रोवन इन एन एयर ऑफ देखिए दोबारा, 30 years लेटर, यानी 30 वर्ष बाद में, आई विजिटेड हिज टाउन, यानी मैं उस कस्बे में घूमने गया, एंड द टेम्पल, और जो मंदिर है, विच वाज नाउ ड्रोवंड, यानी यहाँ तक समझ लेना आप इसको, जो मंदिर है वो डूब गया था। चलिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं यहाँ तक, फिर समय हो जाएगा नहीं। देखिए, वाई आर नोट यू वियरिंग चप्पल्स, तो वह पूछता है कि आप पूछती है कि चप्पलें क्यों नहीं पहने हुए हो। मैंने एक से पूछा, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, यानी जो मेरी माता है वो उन्हें ताक से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर सिंपली, वह सरलता से जवाब देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वह उतारती तो उन्हें फेंक देता। एड्स अनोदर हु इज़ वियरिंग शूज, यानी दूसरे बच्चे जो कि जूते पहने हुए थे उन्हें देख करके या नकल करते हुए, दैट डू नॉट मैच, क्योंकि जो कि मैच नहीं खाते। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करता। ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को घसीटता। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता। आई वांट शूज, यानी मुझे पैसों की, ये आई वांट शूज, मुझे जूतों की आवश्यकता है या जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे लड़के की ओर देख करके कहता है, हु हैज़ नेवर ओवन्ड ए पेयर ऑल इज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी स्वयं जूते नहीं खरीदे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी देश के पार यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है। वॉकिंग बेयर फुट, यानी नंगे पाँव चलते हुए। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, यानी गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, लेकिन ये क्या है, एक परंपरा है। टू स्टे बेयर फुट, यानी नंगे पाँव रहने की, चलने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक समझाता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कोई संभावना नहीं है। टू एक्सप्लेन, समझने में। अवे, दूर से। ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी,
यानी गरीबी की जो लगातार वहाँ की स्थिति बनी हुई है उसको समझने में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक व्यक्ति की कहानी याद है जो उडुपी में एक बार उसने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय, एक युवा लड़का, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो कि एक मंदिर के पास से स्कूल गुजरता था, जाता था। वेयर इज फादर वाज ए प्रेस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी प्रेस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, यानी वह संक्षिप्त समय या थोड़े समय के लिए रुकता। एट द टेम्पल, यानी एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, यानी मंदिर पर रुकता और प्रार्थना करता एक जूतों की जोड़ी के लिए। 30 ईयर्स लेटर, यानी 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, यानी मैं उसके टाउन में घूमने के लिए गया। एंड द टेम्पल विच वाज नॉट ड्राउंड नाउ, नोट नहीं है सॉरी, विच वाज नाउ ड्राउंड इन एन एयर, मतलब अब धंस गया था वो नीचे या डूब गया था, जो टेम्पल है वो डूब गया था, नीचे की ओर चला गया था। तो ये जो अपना चैप्टर है इसका हिंदी अनुवाद करना, कोई वर्ड मीनिंग नहीं आए तो देखना और अच्छी तरह से हिंदी अनुवाद कर लेना, एक लाइन इंग्लिश की और एक लाइन हिंदी की। अब जो बाकी जो बचा है चैप्टर, आधा चैप्टर हो गया लगभग, जो आधा चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर हाजिर रहूँगा। ओके, थैंक्स।